नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। जी हां, आज से ये एक दौर शुरू कर रहे हैं हम जनता टीवी पर। पब्लिक थर्मामीटर यानी ऐसा थर्मामीटर जो हरियाणा के सियासी तापमान को मेजर करेगा, ये देखने की कोशिश कि गर्मी किस खेमे में है और ठंड कहां ज्यादा है। बहरहाल, हमने कहा कि अक्टूबर में सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। इससे अच्छा वक्त नहीं होगा जब आप ठहरे हुए पानी में पत्थर मारकर यह देख लीजिए कि वेव्स कितने क्रिएट हो रहे हैं और कहां कहां क्रिएट हो रहे हैं। सेनापति हर पार्टी में लगभग तय हो चुके हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आईएनएलडी हो, जेजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी। हमने कहा कि एक कार्यक्रम करना चाहिए सरकार के परफॉर्मेंस को भी लेकर, और अगर आज चुनाव हो जाएं तो हरियाणा में तस्वीर कैसी बन सकती है उसकी एक झलक देखने को मिल सकती है। अब ये थर्मामीटर है तो नेताओं को खास करके हम हमेशा ये मशवरा देते रहते हैं कि ये कार्यक्रम या तो आप ना देखें, और देखें तो एक गिलास पानी और बीपी की गोली साथ रखकर देखें। ये 33,000 वोल्ट वाला शो है जो नेताओं के बीपी को बहुत ऊपर नीचे कर देता है, इसलिए एहतियात जरूरी है। और पब्लिक थर्मामीटर के इस ओपनिंग एपिसोड में आज हम बात करेंगे अंबाला जिले की, और इसके पहले कि अंबाला का क्या गणित रहा है वो हम आपको दिखाएं, उसके पहले स्टूडियो में आए हुए मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। जो पहले मेहमान हैं वो खाली कुर्सी है, और खाली कुर्सी इसलिए है कि ये बीजेपी की कुर्सी है, और राजेश बटौरा जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्हें आना था। हमारे टीम के जिम्मेदार सदस्य लगातार संपर्क में थे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत के कुछ देर पहले यह बताया जाता है कि सर नेपाल जा रहे हैं और फ्लाइट प्रीपोन्ड हो गया है, और उन्होंने अपनी पार्टी को बता दिया था। बहरहाल, हमने संजय शर्मा जी से भी संपर्क किया जो ये सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं गेस्ट, और उन्होंने कहा कि अब क्या कर सकते हैं। कई बार सत्ता में बैठे लोगों को इस बात का गुमान हो जाता है, और सत्ता में बैठने वाले चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, कि ये सृष्टि उनसे चल रही है। ऐसा होता नहीं है, और अंबाला में तो बीजेपी का होना बहुत जरूरी था। और क्यों जरूरी था, आप ये कार्यक्रम देखिए, आपको भी खुद समझ में आएगा। बहरहाल, हमारे दूसरे मेहमान हैं कांग्रेस से, जो कांग्रेस की वकालत करेंगे। अंकुर मेहता जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आईएनएलडी की तरफ से वकालत करने के लिए अंबाला जिले से हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं प्रकाश भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी की तरफ से चित्रा सरवारा हैं, जो संयोजक भी हैं उत्तरी हरियाणा यानी नॉर्थ हरियाणा की आम आदमी पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है चित्रा जी आपका भी। और जेजेपी की तरफ से, जो डबल इंजन की सरकार है इस वक्त हरियाणा में, एक पार्टनर है जेजेपी, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है, शहरी जिला अध्यक्ष जेजेपी की तरफ से हरपाल कंबोज जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और इस छोर पे मैं बैठा हूं, दूसरी छोर पे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट जो हरियाणा की जमीन को बहुत अरसे से देखते रहे, पढ़ते रहे, समझते रहे, राजकुमार जी हैं, राजकुमार सिंह जी, बहुत ही सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमने कहा एक तरफ मैं बैठता हूं, एक तरफ आपको बैठाता हूं, और बीच में इनको बैठाता हूं कि ये न इधर से निकले और न उधर से निकले। बहरहाल, तो आज अंबाला से इतने सारे लोग हैं, सबों का बहुत बहुत स्वागत है, और चर्चा हम शुरू करें। अच्छा, ये अंबाला में जो 4 हलके हैं, चारों हलके से आपको पता है हम अपने कार्यक्रम में वो लव लेटर जरूर रखते हैं, तो अंबाला, नारायणगढ़ और ये जितने हैं, अंबाला सिटी, कैंट, नारायणगढ़, मुलाना,
सब जगह से ये लव लेटर है, वो भी हम बीच बीच में आपको पढ़ करके सुनाते रहेंगे कि अम्बाला या इस जिले के तमाम लोगों ने अपनी क्या परेशानियां रखी हैं, और कहा है कि जब आपके स्टूडियो में नेता आए तो उनसे जरूर ये पूछिएगा। बहरहाल अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल पर एक नजर। हरियाणा का अम्बाला जिला काफी महत्वपूर्ण है। ये जिला राजनीतिक और ऐतिहासिक तौर पर काफी अहम है। इस शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी, लेकिन इसे जिले का दर्जा 1 नवंबर 1966 को राज्य की स्थापना के साथ ही मिल गया था। अम्बाला की स्थापना को लेकर इतिहासकारों के कई मत हैं। कुछ कहते हैं कि अम्बाला की स्थापना अंबा राजपूत राजा ने की थी, इसीलिए इसका नाम अम्बाला पड़ा, जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि प्राचीन अंबा माता मंदिर के नाम पर इसका नाम अम्बाला रखा गया। तो कुछ का मानना है कि इस शहर की उत्पत्ति महाभारत की अंबालिका नाम से हुई, तो वहीं अम्बाला को आम के बागों की वजह से भी जाना जाता है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि आम के नाम पर ही इसका नाम अम्बाला पड़ा। नाम किसी भी आधार पर पड़ा हो, लेकिन कई मायनों में अम्बाला शहर शानदार है, इसीलिए आज हम इसका बखान कर रहे हैं। अम्बाला पंजाब और हरियाणा राज्य की सीमा पर मौजूद है। देश के वैज्ञानिक उपकरणों का कुल 35% उत्पादन अम्बाला में ही होता है, और इसीलिए अम्बाला को विज्ञान नगरी भी कहा जाता है। करीब 12 लाख आबादी वाले जिले ने यूं तो सुषमा स्वराज और सूरज भान जैसे शक्तिशाली नेता दिए हैं, लेकिन नेतृत्व के मामले में वो बागडोर नहीं मिली जिसका अम्बाला हकदार था। अनिल विज भी 5वीं बार विधायक हैं, वहीं जिस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्रांति से अम्बाला को जाना जाता है, उसके हिसाब से विकास की योजनाएं अभी भी धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। अम्बाला जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट, नारायणगढ़ और मुलाना सिटी है। 2019 में चारों विधानसभा के नतीजों में 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 पर बीजेपी को जीत मिली थी। अगर अम्बाला की चारों विधानसभा सीटों पर विस्तार से बात करें तो अम्बाला कैंट से साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल विज को जीत मिली। अनिल विज को 64,571 वोट मिले। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा को 44,406 वोट मिले। वहीं कांग्रेस की वेणु सिंगला को 8,534 वोट से संतुष्ट होना पड़ा। बात अम्बाला सिटी की करें तो अम्बाला सिटी से साल 2019 में अम्बाला के असीम गोयल विजय रहे। असीम गोयल को 64,896 वोट मिले, तो निर्दलीय निर्मल सिंह ने 55,944 वोट पाए। तो कांग्रेस के जसबीर मलौर को 20,091 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा। वहीं जेजेपी के हरपाल सिंह को 5,711 वोट मिले। मुलाना विधानसभा सीट की बात करें तो मुलाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार वरुण चौधरी कुल 67,051 वोट पाकर विजय रहे। वहीं बीजेपी के राजवीर सिंह को कुल 65,363 वोट मिले, तो जेजेपी उम्मीदवार अमरनाथ ने सिर्फ 4,790 वोट प्राप्त किए। वहीं आईएनएलडी की दया रानी को महज 4,479 वोट से संतुष्ट होना पड़ा। बात नारायणगढ़ विधानसभा सीट की करें तो साल 2019 में नारायणगढ़ सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस प्रत्याशी शैली चौधरी ने 53,470 मत पाए। बीजेपी के सुरेंद्र सिंह को 32,870 मत मिले और 18,753 मत जेजेपी के राम सिंह को मिले, लेकिन आईएनएलडी के जगमाल सिंह को 2,242 वोट मिले। अम्बाला का कुछ विकास हुआ और बहुत कुछ होना बाकी है। सियासत के इस सफर में भी अम्बाला अपना योगदान दे रहा है। हरियाणा की सरकार में अम्बाला कैंट से विधायक अनिल विज कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके पास गृह और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं।
मजबूत नेता अनिल विज सरकार को मजबूती तो दे ही रहे हैं, साथ ही अंबाला की भी शान है। लेकिन साल 2019 में बीजेपी को 4 में से 2 विधानसभा सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था, वो भी अंबाला के लोगों के मिजाज का काफी कुछ इशारा कर रहा है। दरअसल साल 2014 के विधानसभा चुनाव में अंबाला से बीजेपी 4 सीटों पर जीतने में कामयाब हुई थी। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा पहला सवाल था, हरियाणा की गठबंधन सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, आपकी नजर में इन 3 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा है? अंबाला जिले के 11% लोग हरियाणा के इन 3 सालों के कार्यकाल को बहुत अच्छा मान रहे हैं, जबकि जिले के 21% लोगों का कहना है कि सरकार ने इन 3 साल में अच्छा काम किया है। वहीं अंबाला के 33% लोगों ने सरकार के कामकाज को औसत बताया, लेकिन अंबाला जिले के 27% लोग ऐसे भी हैं जो हरियाणा सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं जिले की 8% जनता इस पर अपनी राय रखने से बचती नजर आई। चलिए, तो ये अंबाला की का एक प्रोफाइल भी था, और जो पहला सवाल हमने किया था कि हरियाणा में गठबंधन की सरकार है और 3 साल अक्टूबर में पूरे हो रहे हैं, लोगों का जो रिएक्शन है कि बहुत अच्छा, अच्छा, औसत, खराब और कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस से ही शुरू करें। 2014 में 4 सीटें थीं, 19 में 2, मतलब बीजेपी के पास 4 थीं, 2 आपको मिली। अब इस बार आम आदमी पार्टी भी आ गई है, पंजाब में सरकार भी है, और ये एक पब्लिक रिएक्शन भी है। कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे आपने अपना पब्लिक रिएक्शन आज जनता के सामने रखा, तो इस रिएक्शन से ही हम बहुत कुछ समझ सकते हैं कि आज जो जनता है सरकार के पक्ष में बहुत कम है। सरकार की चाहे कोई भी नीति हो, आज बेरोजगारी हरियाणा सबसे नंबर 1 है पूरे भारत के अंदर, जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में है। और आज जो जन नीतियां हैं, आज पब्लिक परेशान है, सड़क से पब्लिक परेशान है, सुरक्षा से, सुरक्षा के मामले में भी आज हरियाणा पिछड़ता जा रहा है। आए दिन लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन इतनी खराब होती जा रही है कि हर आदमी अपने आप को आज महफूज नहीं समझ रहा। कंबोज साहब, आप तो हैं सरकार में, आपकी बदौलत ये सरकार चल रही है, कब तक चलेगी ये तो ईश्वर भी नहीं जानता है। या तो आप लोग जानते होंगे, खट्टर साहब जानते होंगे, या दुष्यंत जी जानते होंगे, या वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पता नहीं, सब वो भी एक बड़ा सवाल ही है। ये जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं और जो आंकड़ा आ रहा है, 11% लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा, और 21 कह रहे हैं अच्छा, ये घटता जा रहा है। औसत वो 33 है, और खराब कहने वालों की संख्या 27 है, कुछ नहीं कह रहे वो 28 है, यानी 8% जो है वो असमंजस में है। अनिल विज हैं वहां पर, और इतने दबंग मंत्री माने जाते हैं, गब्बर हरियाणा के। देखिए, हम जो हमारा विकास के मुद्दे के ऊपर हम अपने जो वोट है वो मांगते हैं। अब भी जो हम वोट मांगेंगे विकास के मुद्दे पे मांगेंगे। जिस प्रकार भाई साहब ने बोला कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, काम नहीं हुए। आज अंबाला की आप हालत जा कर के देखिए, आज से पीछे जब से हमारी सरकार आई है उससे पीछे का दौर जब देखें तो सड़कों का इतना बुरा हाल था। सड़कों के अंदर अगर एक हल्की सी बारिश पड़ जाती थी तो वहां पर एक हफ्ता पानी खड़ा रहता था, निकलने के लिए, निकासी के लिए कोई जगह नहीं थी। आज कोई भी सड़क ऐसी नहीं है कि जहां पर विकास ना हुआ हो, यहाँ जहां पर टाइलें ईंटों का काम ना हुआ हो। सड़क चौराहे पर जाकर के देखिए, हर एक चौराहा जगमगा रहा है, हर तरीके से मतलब हमने जो विकास है, जितने विकास कर सकते उससे ज्यादा बढ़ चढ़ करके हमने विकास एक करके मैं बताता भी जाऊंगा। ये लव लेटर भी है मेरे पास, जो लोगों ने मोहब्बत भेजी है आप लोगों के नाम। अंबाला शहर और कैंट, है ना, यहाँ से लोग लिखते हैं कि शशि जी, जब आपके स्टूडियो में बीजेपी और जेजेपी के नेता पहुंचे तो उनसे पूछिएगा कि अंबाला में वर्षों से बरसाती पानी निकासी की समस्या है, आज भी जूझ रहे हैं। सरकार में इतने साल हो गए, पहले इतना शोर मचाते थे, अब कुछ नहीं हो रहा है। ये लोग, और जैसे लिख के भेजा वैसे ही पढ़ रहा हूं। सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है।
आईएमटी के सब्ज बाग दिखा कर करके हमेशा हर सरकार हमसे वोट लेती है। ये वाली सरकार भी, जिसको आप डबल इंजन कहते हैं, वो भी इस नाम पे हमसे वोट लिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आवारा जानवरों की समस्या कितनी है, जरा अंबाला के नेता आपके स्टूडियो में पहुंचे तो उनसे पूछिएगा। ये अंबाला कैंट और शहर के लोग हैं जो कह रहे हैं। नारायणगढ़ और मुलाना का भी है, वो भी मैं आ जाऊंगा। तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप किसी भी नाले की हालत जाकर के देखिए। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप जितने भी बड़े या बरसाती नाले हैं, मैं नहीं कहता कि कोई भी नाला ऐसा बचा हो जिसकी मुरम्मत ना की गई हो, जिसको पक्का ना किया गया हो। ऐसे ऐसे नाले हमने मुरम्मत किए हैं जिनको कभी किसी ने देखा तक नहीं था, जिसको कि आज हमने उसको। तो मतलब नाला में क्या करते हैं, उसमें बरसात का पानी जाता है, नाला तो इसलिए बनाते हैं कि पानी निकल जाए। तो मतलब जो लोग लिख के भेज रहे हैं कि बरसाती पानी के निकासी की समस्या है, वो है या नहीं है? मेरे हिसाब से तो नहीं है जी। अभी कहीं कोई अगर कोई छोटी मोटी रह गई वो कह नहीं सकते, लेकिन ज्यादातर हमने जो समस्या है वो सारी दूर कर दी। चित्रा जी, ये आंकड़े हैं और 11% बहुत अच्छा, 21% अच्छा और 33% एवरेज। अगर मैंने बहुत ब्रॉडली देखूं तो रफली 30% इसे गुड की कैटेगरी में डाल रहे हैं। और मैं औसत को, आपने तो स्माइली आइकन लगा रखा था, आई वुड पुट अ स्ट्रेट फेस ऑन दैट। तो तकरीबन अगर वो 33% और 27% जो कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है, तो वी आर समवेयर टचिंग 60% के करीब लोग आज की तारीख में इसे अच्छा नहीं मान रहे हैं। आपने अपना एक इंट्रोडक्टरी वीडियो अभी चलाया। इस वीडियो में सबसे पहला शॉट आपने एक गेट का रखा है जो कि स्वागत, वेलकम गेट टू अंबाला है, और वहीं से एक कहानी और एक झलक शुरू हो जाती है अंबाला के विकास की, जो है डेकोरेशन वर्सेस डेवलपमेंट। वो गेट 8 करोड़ का बना हुआ है, और आज आप जीटी रोड पे जाएंगे तो आप देखेंगे उसके पिलर्स, जो कि कहने को स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए थे, वो ब्लैक होने लग गए हैं, काले होने लग गए हैं। और इस तरह का विकास, करोड़ों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स, हजारों करोड़ की, जो मैं आंकड़ों में प्रोजेक्ट्स, आगे आई होप वी गेट टू डिस्कस, सारी बातें डिस्कस करने का हमें मौका मिले। वो सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाए गए, लेकिन मैं नहीं समझती डेवलपमेंट के लिए लाए गए। वो लाए गए भ्रष्टाचार का। अनिल विज कहते हैं कि बहुत डेवलपमेंट किया है। वील डिस्कस एवरीथिंग। अभी जैसे कि कहा गया चौराहे, तो अंबाला के चौक ऐसे हैं कि आपको चौंका देंगे। अंबाला में चौक की लागत है 1 लाख रुपया स्क्वायर फुट, जबकि बुर्ज खलीफा की लागत है तकरीबन 36,000 रुपया स्क्वायर फुट। आज आप उस चौक को जाके देखेंगे तो आपको हैरानी होगी। तो ये चौक नहीं थे, ये क्रेडिट कार्ड इश्यू हो जाता है। जो भी इस प्रकरण से जुड़े हैं, जो इसमें से कैश विड्रॉ करते रहते हैं। टाइलों की बात हुई, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये टाइलें क्यों लग रही हैं? नेशनल हाईवे के ऊपर टाइल लगनी होती है कि नहीं होती है? हर सड़क टाइल की बना दी, किसकी फैक्ट्रियां हैं? ये जो घोटाला चला है। और जो सड़क है, सड़कों के हाल ये है कि सड़क बनती है, टूटती है, बनती है, टूटती है। एक कमाल का ही आंकड़ा निकल के आएगा कितनी बार सड़कें बनी हैं। और अभी हम मानसून के अंदर हैं, वी आर राइट इन द सीजन। आप अंबाला के अखबार उठा के देखिए तो सिटी की तस्वीरें हैं कि अंडरपास के अंदर बच्चे तैर रहे हैं, सड़कें ऐसे हालत। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा दूसरा सवाल था, केंद्र की मोदी सरकार के काम को कैसे देखते हैं? अंबाला जिले के 16% लोगों का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वहीं जिले के 28% लोग केंद्र सरकार के कामकाज को सिर्फ अच्छा बता रहे हैं। तो 31% जनता को मोदी सरकार का कार्यकाल औसत लग रहा है। लेकिन अंबाला के 19% लोग ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। तो वहीं अंबाला के 6% लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो ये 2 सरकारों का है। आप अपनी बात आगे रखिए ताकि, और संक्षेप में, ताकि हम आगे तेजी से बढ़ सकें। अंबाला के अंदर औसतन जो हमने देखा, जैसा कि अभी एक तारीख भी गिनवाई गई, 1966 में अंबाला को एक जिले का जो दिया गया, और ये 55 साल की जो हमारी एक तरह से मैं कहूंगी एक उम्र है, उसके अंदर से 60 साल हमारे जो मौजूदा विधायक और गृह मंत्री हैं, उन्होंने ही अंबाला की नुमाइंदगी करी है। और कांग्रेस भी तो रही है ना, जहाँ पहले निर्मल चौधरी जिस पार्टी में थे, हाँ जी, वो भी तो रही ना सरकार में। चौधरी साहब के पास ये हल्का नहीं था, उनके पास नग्गल का हल्का हुआ करता था। 2009 में कांग्रेस, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कर रहे हैं। ये कह रहा हूं कि
आपके फादर, आपके पिताजी जिस पार्टी में थे, उनकी भी सरकार बहुत लंबे अरसे तक रही है। अगर हम ये देखें कि 55 साल की उम्र में से 30 साल अगर ना केवल एक पार्टी को बल्कि एक व्यक्ति विशेष को मौका दिया जाए तो बहुत उनसे आशाएं होती हैं और लोगों ने उस पौधे को बहुत सींचा भी है। प्रकाश भारती जी, जी ये दो आंकड़े आ गए सर, एक हरियाणा सरकार का परफॉर्मेंस और एक केंद्र सरकार का परफॉर्मेंस। और केंद्र सरकार का परफॉर्मेंस इसलिए भी दिखाना जरूरी है क्योंकि हरियाणा की राजनीति पे दिल्ली की राजनीति का बहुत असर पड़ता है। यहां जो खराब था 27% स्टेट गवर्नमेंट के लिए, वो 19% रिड्यूस हो गया जब आप केंद्र की बात करते हैं। आईएनएलडी की भी सरकार रही है, आप भी जो राजमाइश करते रहे हैं। ये दो आंकड़े आपके सामने। मेरा इस बारे ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे सेंटर में बनी चाहे स्टेट में बनी है, जो उन्होंने सरकार बनाने से पहले वादे किए थे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और इस देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारेंगे, हर मोर्चे पर केंद्र और प्रदेश की सरकार फेल है। और जहां तक विजय साहब की आप बात कर रहे थे, कैंट में कैंटोनमेंट बोर्ड है, वहां पे एक डायरी थी और उस डायरी को सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती थी। वो डायरी बंद कर दी, हजारों उसमें बहुत सारे कर्मचारी थे, उन सब कर्मचारियों को हटा दिया गया, उनके आशियाने तोड़ दिए गए। और अम्बाला में किसी प्रकार का, जहाँ तक विकास की बात करते हैं, एक जो अम्बाला में हॉस्पिटल बनाया सरकारी, वो हॉस्पिटल हम कह सकते हैं, लेकिन बाकी पानी निकासी का कोई वहाँ पर किसी प्रकार का सिस्टम नहीं। चाहे कैंट में जाओ, सिटी में जाओ, पानी से बहुत बुरा हालत है। राजकुमार जी, दो आंकड़े आपके सामने आ गए और इन चारों नुमाइंदों को आपने सुना भी ये क्या कह रहे हैं। एक आंकड़ा है जो स्टेट गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस पर है, जो गठबंधन की सरकार है। दूसरा है जो केंद्र में मोदी की गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट है। ये दो आंकड़े हैं, ये भी जो कह रहे हैं वो सुन रहे हैं आप। आपका ओपिनियन जी, और इन आंकड़ों को कैसे देखते हैं आप? टोटल की बात करें जी तो 3 साल अब हो गए, 5 साल पहले 8 साल, और 8 साल का समय बहुत बड़ा होता है लोगों की उम्मीदों के लिए भी, उम्मीदों के पूरा होने के लिए भी और उसके असेसमेंट के लिए। अगर आप उस लिहाज से देखें, क्योंकि हम जिस युग में रह रहे हैं, लोगों की उम्मीदें बहुत तेजी से उफान लेती हैं और पेशेंस नहीं इंतजार करने का। उस दौर में भी अगर हरियाणा में बहुत अच्छा औसत में भी लोग पास होते हैं, हाँ ठीक है, 65%, बुरा आंकड़ा नहीं है। अगर आप 8 साल के लंबे पीरियड को देखें, लोगों की उम्मीदों को देखें और खासकर 2-2.25 साल की कोरोना पीरियड की चुनौतियां हैं, जिसमें हर चीज बहुत विकराल होगी, आपकी कल्पना से परे था क्या होगा। दूसरी तरफ केंद्र के आंकड़े को देखें तो वो आंकड़ा 75% हो जाता है। तो अगर समग्र परिस्थितियों में देखें, आंकड़ा बुरा नहीं है। फिर देखें कि अभी लगभग 2.5 साल या 2 साल, अक्टूबर की बात करें, बाकी है। लेकिन 2014 में सारी 4 सीटें बीजेपी के पास थी, 19 में 2 रह गई, और जो 2 रह गई उनमें हार जीत का मार्जिन देखें बहुत ज्यादा नहीं है, नेक टू नेक है। चित्रा सरवारा इंडिपेंडेंट लड़ी थी, 36%। उनके पिताजी ने इंडिपेंडेंट लड़े थे, 36%। कल्पना करिए कि अगर कांग्रेस के आंतरिक समीकरणों के चलते, और 2014 की अगर आप बात करें ना, तो उस वक्त बाबा राम रहीम वाला एपिसोड भी याद कर लीजिए। ओवरनाइट चीजें, कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर प्रभारी के तौर पे थे, इलेक्शन मैनेज कर रहे थे, तो वो वाला भी याद कर लीजिए। अगर कल्पना करें एक क्षण के लिए कि चित्रा सरवारा और निर्मल सिंह जी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े होते, नतीजा क्या होता। तो तमाम आंकड़ों के बावजूद बीजेपी के लिए अंबाला जिले की राह अगले चुनाव में आसान नहीं होगी। चलिए, अगर इन 2 साल में जी युद्ध स्तर पर काम आएगा सर, अभी आंकड़े अभी और भी बहुत सारे आने। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक में कहीं मत जाइए, ये जो रिमोट है ना उसको साइड में रख लीजिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। कई और आंकड़े हैं जो दिल दहलाने वाले हो सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, एक गिलास पानी और बीपी की गोली, अगर आप नेता हैं तो जरूर रखिए।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम डिस्कशन पे जाएं उसके पहले एक और कई सवाल हमने किए हैं। जो तीसरा सवाल है कि आम आदमी पार्टी की अब पंजाब में सरकार है, क्या पंजाब की सरकार का हरियाणा में होने वाले चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? ये देखिए, कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा तीसरा सवाल था, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या हरियाणा में होने वाले चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? इस सवाल पर अंबाला जिले के 49% लोगों का कहना है कि हरियाणा के चुनाव पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वहीं जिले की 16% जनता मानकर चल रही है कि पंजाब सरकार का हरियाणा के चुनाव पर हल्का असर पड़ेगा। लेकिन अंबाला की 29% पब्लिक ये मत रख रही है कि हरियाणा के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जिले के 6% लोग इस सवाल से बचते नजर आए। 49 और 16 बहुत असर पड़ेगा 49% और हल्का असर पड़ेगा 16%। राजकुमार जी। मेरी राय थोड़ा सा अलग है जी, उसका कारण बता देता हूं। जी। दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत पहले बनी, तीसरी सरकार है। पहली बहुत कम समय के लिए थी। हरियाणा में आज तक खाता नहीं खुला। 2 लोकसभा चुनाव लड़ लिए, 2 विधानसभा चुनाव लड़ लिए। पंजाब में 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिली। 2019 में 1 रह गई। हरियाणा में खाता नहीं खुला। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि पंजाब में जीत का असर हरियाणा पे पड़ेगा। क्या ये निर्मल चौधरी का आना, निर्मल सिंह का आना आम आदमी पार्टी में, क्या ये आंकड़ा उसको भी रिफ्लेक्ट करता है क्या? हाँ, मेरे पास तो सूचना ये भी है, ये चित्रा जी यहां बैठी हैं, कि बीजेपी के लोग तो चाहते थे कि चित्रा जी को बीजेपी में लाया जाए। जो मेरे गुप्तचर हैं वो ये भी कहते हैं, क्या इन आंकड़ों को उस रूप में भी देखना चाहिए? अब मैं ये कह रहा हूं कि अब 2014 और 2019 के बाद चुनाव जो होने वाले हैं वो 2024 में 24 तक काफी कुछ बदलेगा इस मायने में कि आम आदमी पार्टी पहली बार हरियाणा पे ज्यादा गंभीरता से फोकस करने जा रही है। उसके लिए क्या हो रहा है कि जो ऐसे चेहरे हैं कांग्रेस में संतुष्ट हैं, बीजेपी में संतुष्ट हैं या जेजेपी में संतुष्ट हैं, किसी अन्य पार्टी, उनको एक अपने साथ लाया जाए। खूब लिस्ट बन रही है। हर चेहरे के पीछे एक जनाधार होता है, कम होगा ज्यादा होगा, हर आदमी का होता है। चित्रा सरबारा इंडिपेंडेंट लड़ी, अच्छे वोट मिले। उनके पिताजी इंडिपेंडेंट लड़े, अच्छे वोट मिले। अशोक तंवर आम आदमी पार्टी में है, वो भी MP रह चुके हैं। तो एक प्रक्रिया वो चल रही है। दूसरी बात, कांग्रेस के आंतरिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आने वाले वक्त में कांग्रेस के कुछ और विकेट गिरे और उसमें सबसे ज्यादा लाभ जिसको होगा वो आम आदमी पार्टी को। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, दिल्ली देख ले, पंजाब देख ले, आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा लाभ मिला है कांग्रेस की कीमत। ये मैं इसलिए आपके पास आना चाहता हूं, ये आम आदमी पार्टी के प्रति अगर ये इसको मान ले कह रहे हैं कि बहुत असर होगा, मैं तो इसको निर्मल सिंह और चित्रा की आम आदमी पार्टी में जाने से भी जोड़ करके मैं देख रहा हूं ये जो नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन ये जैसे राजकुमार जी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के ग्रोथ का मतलब है कांग्रेस का नीचे जाना। जब दिल्ली का मैं ओपिनियन पोल और सर्वे जब किया करता था तो मैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी को स्टडी नहीं करता था, मैं ये देखता था कि कांग्रेस कहां खड़ी है। कांग्रेस अगर डिप कर रही है, 8 के नीचे जा रही है, तो मैं ये रिजल्ट मुझे दिखने लगा था। ये फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल नहीं होगी अगर आम आदमी पार्टी ज्यादा उठती है तो? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा भी हर प्रदेश के अपने मुद्दे होते हैं। ये कहना कि दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी और पंजाब में उनको बहुत अच्छी जीत मिली, हरियाणा में भी इसके बहुत अच्छे परिणाम होंगे, कहना बहुत गलत होगा। हर प्रदेश के अपने मुद्दे हैं। अगर ऐसा होता तो दिल्ली से ही सटा नोएडा जो क्षेत्र है, आम आदमी पार्टी ने वहां भी चुनाव लड़ा। नोएडा दिल्ली से हर तरफ से लगता है, वहां पे आम आदमी पार्टी का रिजल्ट है वो भी स्टडी करना चाहिए। असर वहां भी होना चाहिए था, वहां पे कोई असर नहीं है। दिल्ली में शीला दीक्षित थी, बहुत पावरफुल लेडी, और अक्रॉस पार्टी शीला दीक्षित की का बहुत आदर हुआ करता था। वो शीला दीक्षित दिल्ली में हार गई थी।
देखिए समय बदलता है जी। आज मैं पंजाब वही के कह रहा अंदर हूं, कि समय बदलता है। आज पंजाब के अंदर जैसे आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छा बहुमत मिला, तो हरियाणा में भी एक भगदड़ मची, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर ही वहां पे ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई लॉ एंड ऑर्डर की कि आज लोगों का जो आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान एकदम बड़ा था वो उल्टा गिरना शुरू हो गया। INLD ये अगर लड़ाई अगर हो गई है ना, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तो जो दूसरी पार्टियां हैं, फिर क्या होता है कि पब्लिक फिर वो उनका ध्रुवीकरण शुरू हो जाता है। जो मेन लड़ाई में जो लोग हैं, फिर उसमें आप हैं या जेजेपी हैं, उनका बाहर होने का खतरा नहीं हो जाता है? देखिए, हम इंडियन नेशनल लोकदल के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, जनता के बीच में जाएंगे तो जनता फैसला करेगी किस प्रकार का उन्होंने जनादेश देना है। हम तो जनता के बीच में अपने जो करना चाहते हैं अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर के जाएंगे। अब जनता क्या फैसला करेगी वो तो जनता पे डिपेंड करेगा। जेजेपी, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब पंजाब के अंदर गवर्नमेंट आई थी आप वालों की, तो वहाँ पे क्या हालात थे, वहाँ का अलग माहौल था कि लोग कांग्रेस से और अकाली दल से नाराज थे। इस कारण वहाँ पर आप वाले आए और लोगों ने आंखें मीच करके वहाँ पर मुद करके वोटें डाली। और उसके बाद हरियाणा में भी एक हवा चली कि यहाँ पे भी आपकी आएंगे। लेकिन जब 2-3 महीने बाद वहाँ बाई इलेक्शन हुआ संगरूर का, तो उसने वैसे ही उसकी हवा निकाल दी कि यहाँ पे इतना, देखो जब भी कोई बाई इलेक्शन होता है उस हमेशा सरकार ही जीतती है 99%। कोई चांस होता, अभी तो इलेक्शन हुए को मेरे ख्याल 2-3 महीने हुए थे, उसके बीच में बाई इलेक्शन के साथ दिल्ली में भी एक बाई इलेक्शन हुआ था जी। दोनों को साथ लेके चलिए ना। एक पंजाब में भी बाई इलेक्शन हुआ जो दिल्ली वाली सीट था, और राघव चड्डा वाली सीट पे भी दिल्ली में बाई इलेक्शन हुआ था, उसके रिजल्ट की भी चर्चा मैं सिर्फ इसलिए चर्चा कर रहा हूँ पंजाब की कि पंजाब में अभी तुरंत इलेक्शन हुए थे, जिसके कारण हम हरियाणा के अंदर भी कहते थे कि हवा चलेगी, लेकिन वो हवा इलेक्शन ने निकाल दी। और मुझे नहीं लगता कि अगर हम हरियाणा के अंदर कोई ऐसा हजूम आएगा कि लोग कहेंगे आप वालों को, क्योंकि चित्रा जी ये जो नंबर्स आ रहे हैं है ना, 49% बहुत असर होगा, 16% हल्का असर होगा। मैं एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते, और राजकुमार जी भी इससे सहमत होंगे, इन नंबर्स को मैं, आप और आपके पिताश्री जिस तरीके से अम्बाला में एक्टिव रहते हैं, और आप जो आम आदमी पार्टी में आप दोनों शामिल हो गए, मैं इन फिगर्स को उस नजर से भी देखना चाहता हूं, या एक संभावना वो है कि मैं इन फिगर्स को उस नजर से भी देखूं। ठीक है, हर पार्टी, भाई बीजेपी भी जीतने वाले कैंडिडेट को लेती है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस भी, वो सब विनिंग कैंडिडेट पर दांव लगाते हैं। लेकिन अगर ये पर्सनालिटी ओरिएंटेड अगर फिगर्स हैं, तो इसको फिर पार्टी से जोड़ कर करके, क्योंकि पार्टी की बहुत हवा आ गई या आम आदमी पार्टी बड़ा मिराकल कर देगी, तो वो फिर अलग हो जाएगा मसला। सी व्हाट आई वुड से कि ये जो आपके फिगर्स हैं, जिस चीज़ को एक हवा कहा जा रहा है हरियाणा के अंदर, और खास तौर पे जिसे कहा गया कि उत्तरी हरियाणा का एक स्पेशल वहाँ पे एहसास हो रहा है इस बात का, मैं समझूंगी ये हमारी ज्वाइनिंग से पहले शुरू हो चुका था। इसके अंदर जब लीडरशिप और रिलायबल लीडरशिप इलाके से जुड़े, तो लोगों का कॉन्फिडेंस उस मूवमेंट और उस आइडियोलॉजी के अंदर बढ़ता चला जाता है। रही बात कि कौन किसको रिप्लेस कर, कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा चौथा सवाल था, किस सरकार में आपके हलके में सबसे ज्यादा विकास के काम हुए? अंबाला जिले के 26% लोग मानते हैं कि बीजेपी सरकार के दौरान उनके हलके में ज्यादा विकास हुआ, तो कांग्रेस के कार्यकाल में हलके ने अच्छा विकास किया, ऐसा मानने वाली आवाम का मत 3% है। लेकिन 4% जनता का यह भी मानना है कि इनेलो सरकार में उनके हलके ने ज्यादा तरक्की की। वहीं जिले के 21% लोग अपने हलके के ज्यादा विकास के लिए बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को ज्यादा मुफीद मानकर चल रहे हैं। लेकिन जिले की 33% आवाम का कहना है कि किसी भी सरकार के कार्यकाल में ज्यादा तेज विकास नहीं हुआ। वहीं जिले की 13% जनता ने इस सवाल पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, और इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग रुझान भी आ रहे हैं। लेकिन चित्रा, आप अपनी बात पहले
कंप्लीट कर मैं लें। ये कहूंगी कि कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, मैं इसे कहूंगी आप इसे एज अ एवोल्यूशन भी देखिए। और जैसा कि राजकुमार जी ने कहा, ये प्रोबेबली फर्स्ट टाइम है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी एनर्जी, रिसोर्स और अपना जो है फोकस हरियाणा के ऊपर इतने कॉन्संट्रेटेड तरीके से अब की बार लगाया है। नहीं, मैं ये समझना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ा है या कुछ जनाधार वाले नेताओं को आपने शामिल कर दिया तो उसके इर्द गिर्द कुछ नंबर्स आ रहे हैं। बोथ, मैं इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी का अपना जनाधार भी बढ़ा है। अगर आप देखें तो अभी हाल ही में जो निकाय के चुनाव निपटे हैं, प्रदेश के अंदर अपने चुनाव चिन्ह पर वोट लेने वाली आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी है आफ्टर बीजेपी, 10.1%। इसके अंदर आईएनएलडी अराउंड 4% पे रही, जेजेपी अराउंड 3% पे रही। उत्तरी हरियाणा में ये फिगर अराउंड 15% रहा है और उन एरियाज में भी रहा है जहां पे बहुत बड़ा जनाधार का कोई नेता नहीं था। सो देयर इज ये लोगों का रुझान है, उसको कॉन्फिडेंस और एंकर करने के लिए हमें लीडरशिप चाहिए होगी। ठीक है, जो अगला हमारा सवाल है, राजकुमार जी आपसे ही शुरू करते हैं। हमने ये पूछा कि किस सरकार में, क्योंकि सबकी सरकार एक बार या आधी बार आ ही चुकी है, एक आम आदमी पार्टी नई एंट्री है, आईएनएलडी भी आई, कांग्रेस भी आई, गठबंधन भी है, बीजेपी इंडिपेंडेंट भी चली। अंबाला से 33% लोग कहते हैं कि किसी भी सरकार में जो काम होना चाहिए था नहीं हुआ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 3% लोग कहते हैं कि कांग्रेस में हुआ। आप वो दौर याद कीजिए जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे और कुमारी सैलजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी और कुमारी सैलजा ये रोती थी कि हमारे इलाके में काम नहीं हो रहा है। और मुझे एक दौर है, एक चैनल में मैं था और अंबाला में कैंट में शो करने गया तो कुछ घोड़े थे, राइडिंग स्कूल से कुछ घोड़े थे और मैंने सेट पे खड़ा किया था और कहा था कि सरकार अगर सड़कें नहीं बना सकती है तो कम से कम 10, 20, 50 घोड़े ही दे दीजिए। ये घोड़े ही सही, मतलब वो तो रोड जो है वो घोड़े पे चलने लायक है। इन आंकड़ों पे बहुत संक्षेप में आपका रिएक्शन पहले, फिर मैं कांग्रेस के पास आऊंगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये हमारे पूरे सिस्टम पर सवाल ही लगता है। अगर 33% यानी 1/3 वो हैप्पी नहीं, खुश नहीं है, बड़ा फिगर है। हाँ। कहते किसी भी सरकार में नहीं हुआ, हाँ, जिस तरीके से होना चाहिए था। यानी सिस्टम उतना सेंसिटिव नहीं है लोगों की एक्सपेक्टेशंस को लेके, लोगों की जरूरतों को लेके, प्रॉब्लम्स को लेके। लेकिन उसके बाद का आंकड़ा देखेंगे और दूसरे दलों के मुकाबले देखेंगे तो आज जो सत्तारूढ़ गठबंधन है वो खुश हो सकता है। हाँ, लेकिन गठबंधन वाले को 21 कह रहे हैं और बीजेपी इंडिपेंडेंट वाले को 26 कह रहे हैं। जरा इसके नीचे के भी गणित को समझिए। जो बीजेपी के हार्डकोर सपोर्टर हैं, ये आंकड़ा, ये देखिए जो आंकड़े आ रहे हैं ना, उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जिसको समझना होगा। मतलब ये आंकड़े हमने सिर्फ इसलिए नहीं रखा है कि सिर्फ बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन, इन आंकड़ों को भी जरा समझिए कि उनके उसके पीछे जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं उनकी मानसिकता क्या है। शशि जी, हम सभी जानते हैं कि ये गठबंधन चुनाव के बाद बना। त्रिशंकु विधानसभा बनी, सरकार बनाने के लिए कोई गठबंधन जरूरी था, मजबूरी था और वो इन्हीं दो दलों के बीच हो सकता था। तो वो कहीं ना कहीं अंतर विरोध, एक्सपेक्टेशंस का टकराव अपनी जगह है। कांग्रेस, ये 3% लोग कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में अच्छा काम हुआ, महज 3। आपको भी कहानी याद है, कुमारी शैलजा, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सरेआम थी कहानी, दिन भर हेडलाइंस चलती थी, चैनलों पे और अखबारों में हेडलाइंस हुआ करती थी। जैसे कि आपने मुझे याद दिलाया हेडलाइंस के बारे में, तो मुझे एक बात और याद आ रही है इसके अंदर, जो रतन लाल कटारिया जी हमारे अंबाला से सांसद हैं और जो हमारे अंबाला के बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, जब भी नारायणगढ़ इलाके की बात आती थी, अंबाला जिले की बात आती थी, तो ये सब कहते थे भी नारायणगढ़ को, अंबाला को कमजोर किया। पिछले 8 साल से किसने कमजोर किया? किसने रोका इनको नारायणगढ़ के हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए? किसने रोका इनको नारायणगढ़ के कॉलेज को अपग्रेड करने के लिए? किसने इनको रोका नारायणगढ़ की सड़कों को, इंटरनल रोड जिनकी आज हालत इतनी बुरी है, जो कि हमारे जिला अध्यक्ष जो जेजेपी के, आज बीजेपी के तो आए नहीं, तो ये तो गठबंधन भी साबित करता है भी कितना अच्छा गठबंधन चल रहा है। आज इनको नहीं, वो गठबंधन नहीं है, वो तो व्यक्ति विशेष की गैर जिम्मेदाराना हरकत है। व्यक्ति विशेष पर अगर मैं आता हूँ तो आज मैं ये पूछना चाहता हूँ भी हमारे जो नुमाइंदे बीजेपी को आपने नारायणगढ़ की बात की, तो नारायणगढ़ का लव लेटर पढ़ देता हूं मैं एक बार, और आप तो वहीं से हैं, जरा गौर फरमा लीजिएगा। आप सरकार में भी हैं और आपके डिप्टी भी हैं इतने एक्टिव। नारायणगढ़ के लोग लिखते हैं कि जब आपके स्टूडियो में बीजेपी जेजेपी के गेस्ट आए
तो उनसे पूछिएगा कि पेयजल की समस्या का क्या होगा। हर चुनाव में बात करते हैं एक ही बूस्टर है, एक बूस्टर की और आवश्यकता है, लेकिन आज तक नहीं हुआ। वो कहते हैं कि जिला मुख्यालय से रात में 7:30 बजे के बाद कोई बस सेवा नहीं है। 10 किलोमीटर दूरी पे हिमाचल का औद्योगिक क्षेत्र है, लेबर आते हैं जाते हैं, ब्ला ब्ला। वो कह रहे हैं ये पूछिएगा। वो कहते हैं नारायणगढ़ शहर में विभिन्न चौक जैसे अग्रसेन चौक, लोटो चुंगी पर बस क्यू शेल्टर ही नहीं है। जिन स्थानों पर बस क्यू शेल्टर है, जो शेल्टर नगर पालिका ने बनाया, वहां बस नहीं रुकती है। ये हालत है। रुद्राक्ष पार्क एवं नवाब जस्सा सिंह अहुवालिया पार्क, बोलिएगा कि बीजेपी और जेजेपी के नेता एक बार जरा वहां घूम करके आए, उसके बाद उस पर भाषण देंगे। बिजली के पोल, कई पोल झुके हुए हैं। ये तो मैं अगर चौधरी रंजीत सिंह की प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा। वहां के लोगों ने बड़ा दर्द के साथ लिखा है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को कोई चिंता नहीं है। और दुख की बात यह है शशि जी कि ऑपोजिशन के लोग भी इस पर सवाल नहीं उठाते। कोई विधानसभा में आज तक इस पर सवाल नहीं उठाया। शहर में मात्र एक ही चौक अग्रसेन चौक पर ट्रैफिक लाइट है। वो कब जलती है बुझती है वो ट्रैफिक लाइट को ही पता है, हमें तो पता नहीं है। शहर में बड़े मेले, जनसभाओं और अन्य बड़े कार्यक्रमों के आयोजन के लिए कोई सार्वजनिक मैदान नहीं है। अपने पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने तत्कालीन राज्य मंत्री नवाब सैनी की मांग पर अनाज मंडी के सामने सरकारी जमीन को सार्वजनिक मैदान बनाने की घोषणा की थी। वो आज भी घोषणा ही है। सर जेजेपी और आप तो हैं भी वहीं से। जी जी, देखो ये जो कहते हैं कि लाइटें नहीं है, कौन से चौक पे लाइट, चाहे बलदेव नगर है, कालका चौक, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक सिग्नल लाइट, सिग्नल लाइट की बात जी, करता हूं। वो कह रहे हैं अपने मन से जलती बुझती है। नहीं जलती अभी तो नहीं लगी है, वो अभी से कैसे जलती बुझती है जी। वो लाइटें तो सभी हर एक चौक के ऊपर लाइटें हैं, कुछ एक चौक है जहाँ पर नहीं है। दूसरी बात है पानी वाली। पानी का मैं नहीं कहता कि कहीं पे भी चाहे वो एक ही बूस्टर है जो लिखा है सही है, एक ही बूस्टर, एक और बूस्टर की मांग है क्या वहां पर? मांग तो एक बूस्टर पंप है वहां पर, पेयजल की समस्या है, एक ही बूस्टर है, एक और बूस्टर की आवश्यकता है। कई बार कहा गया, अब तक कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा अलग से ट्यूबवेल जो लगाए गए हैं, बोरिंग की गई है, उनके माध्यम से भी लोगों के पास पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मतलब मैं नहीं चाहता कि कहता कि वहां पे, जैसे ये कहते कि हमारे पास की नारायणगढ़ के अंदर जो कोई काम नहीं हुआ है, नारायणगढ़ से विधायक कौन सा कांग्रेस का है, क्या इनका कोई फर्ज नहीं बनता कि ये वहां से आवाज उठाएं? आवाज तो उठानी चाहिए, अगर कोई काम उठानी चाहिए। वो तो लोग लिख रहे हैं ना, क्यों अपोजिशन वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये आवाज उठाते हैं तो वो कहते हैं कि बिना रोए तो बच्चे की माँ भी दूध नहीं देती। अच्छा, मतलब ये जरूरी है रोना? नहीं, मेरे कहने की बात है कि अगर इनको तो वहां से आवाज तो उठानी चाहिए ना, अगर कोई दिक्कत है इनको। हम तो अपनी तरफ से जहां पर हमें नजर आता है कि हम उसको कार्य को पूरा आप क्यों नहीं रोते हैं भाई? हम कहते हैं कि हमने आज से 3 महीने पहले नारायणगढ़ में एक ग्राम है डेरा, गांव डेरा है, वहां पे 350 घरों का पानी की समस्या थी। उसको लेकर डीसी ऑफिस अंबाला में धरना दिया। डीसी को कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा 5वां सवाल था, बतौर मुख्यमंत्री आपकी पहली पसंद कौन है? अंबाला जिले के 36% लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल को ही अपनी पहली पसंद मानते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के लिए जिले की 11% आबादी की पहली पसंद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। लेकिन अंबाला की 29% आवाम का यह भी कहना है कि सीएम के तौर पर वो अरविंद केजरीवाल को देखना चाहते हैं। जिले के 5% लोगों की पहली पसंद दुष्यंत चौटाला है, तो जिले की 2% जनता की सीएम के तौर पर पहली पसंद अब है चौटाला बने हुए हैं। वहीं जिले के 13% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कोई अन्य हरियाणा का सीएम बने। अंबाला के 4% लोगों ने इस विषय पर कोई राय नहीं दी। चलिए, हर सवाल का कुछ न कुछ मतलब है, और जो राजनीति में है, राजनीतिक या पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं, इन आंकड़ों को सिर्फ देखिए मत, इनके अंदर जरा उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जब ये जिला जिला सब निपट जाएगा तो इन आंकड़ों को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। हर आंकड़े के पीछे कुछ न कुछ कहानी है। बहरहाल आप अपनी जल्दी से बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं इस पे आता हूं।
नारायणगढ़ की जो बात विधानसभा की चल रही थी, नारायणगढ़ विधानसभा में पिछले 2 साल 33% लोग हैं जो आप में से किसी से भी खुश नहीं है। मैं आप ही की बात पे आ रहा हूँ। पिछले 2 साल से वहाँ कांग्रेस के नुमाइंदा चुन के आया। 5 साल 2014 से लेके 19 तक वहाँ बीजेपी का नुमाइंदा रहा, जो राज्य मंत्री भी रहा। किसने रोका उनको बस की सर्विस पूरी करने के लिए, बस स्टॉप्स बनाने और के ये भी नजर शेल्टर बनाने के लिए जी। आज हमारे विधानसभा में माइनिंग की चोरी है, इतना बुरा हाल है। पिछले 8 साल से हमने निरंतर उसके लिए आवाज उठाई, सरकार ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, हम अगले सवाल पर आ रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं सर। INLD ठीक है, ये आपका जोन है नहीं। पिछले बार चुनाव के आंकड़ों पे नजर डाले तो INLD को 1% वोट था और JJP को 5। JJP इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि एक ही पार्टी का बंटवारा हुआ और पहली बार दोनों अलग अलग लड़े तो 5 और 1 6% था। लेकिन ये जो बतौर मुख्यमंत्री जो अंबाला जिले, इसमें चारों हलके के लोग शामिल हैं, उनका एक एवरेज है 29% अगर जा रहा है अरविंद केजरीवाल को, 36% मौजूदा मुख्यमंत्री को, 11% हुड्डा साहब को। और गौर करने वाली बात है 13% अन्य है। अब ये अन्य में कौन कौन हो सकते हैं? अन्य में एक शैलजा भी हो सकती है, अन्य में विज साहब भी हो सकते हैं, अपने दाढ़ी वाले बाबा, है ना। जरा इन आंकड़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, जो आपने सर्वे किया है जी, इस सर्वे में जनता के बीच में आप गए जी, कहीं ना कहीं हम सर्वे के साथ सहमत हैं, लेकिन आप पूरी आजादी है सर। आप मेरा लिहाज मत कीजिए। आप ये कह सकते हैं कि ये मतलब वो हम सुनते सुनते अभ्यस्त हो गए। मेरा ये कहना है जी, सच्चाई से मुंह कभी नहीं मोड़ना चाहिए जी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की मजबूत पार्टी थी, बेखराव होने की वजह से ये सारी जिस तरीके की जनता के बीच मैसेज गया कि ना इधर ना उधर, और थर्ड को ऑप्शन कर लिया। हम अपने संगठन को दोबारा से मजबूत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और जनता के बीच में जाके संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, लोगों में विश्वास पैदा करेंगे। जो 33% जो लोग ये कह रहे हैं कि वो किसी से भी खुश नहीं है, उनके बीच में जरूर जाने का काम। उसी 33 जो 100% में जब INLD की सरकार थी, हमने सारे ऑप्शन दिए थे कि किस सरकार में आपके हल्के में बेहतर काम हुआ। अंबाला जिले के चारों हलकों का जो एवरेज है वो INLD को कहते हैं 4% और कांग्रेस को कहते हैं 3%। यानी कि आप दोनों की जब सरकार रही तो इस इलाके में क्या अनदेखी हुई होगी। और 33% मतलब एक बड़ा आंकड़ा है। मैं चित्रा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन बहुत संक्षेप में ये आंकड़े क्या कहते हैं। ये 13% कौन हो सकता है? अनिल विज या कुमारी शैलजा? मुझे लगता है दोनों। हाँ, मुझे लगता है उसमें मेजर जो बटेगा वोट 13 में से, वो दोनों के बीच बटेगा। क्योंकि शशि जी, एक बहुत बड़ी बात जो है आपने शुरू में कही भी, हालांकि हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्टी डेमोक्रेसी है, लेकिन लगातार देखें कि पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स जोर पकड़ रही है। और जो आपने सवाल पूछा कि बाकी दलों का रिप्रेजेंटेशन 2% 3% लोग सीएम के तौर पर देख रहे हैं, बड़ी वजह यह है कि आपके जो भी सवाल रहे होंगे संभावनाओं पर रहे होंगे। अब जो एक आदमी की पार्टी है, एक MLA की, आप उससे सरकार बनाने की उम्मीद तो नहीं कर रहे होंगे, तो लोग सीएम के तौर पर नहीं देखे। JJP 10 MLA आ गए, बाई डिफॉल्ट आए। ये JJP के प्रवक्ता भी जानते होंगे जो हालात थे उसमें, तो उनको भी उस तरह से नहीं देखे। तो मेजर प्लेयर जो हैं अगले चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो अभी ये खतरा है फिर INLD के लिए, आपके लिए। और जैसा आपने और दिल्ली और पंजाब, दिल्ली पंजाब यूपी जो रिसेंट चुनाव हो रहे हैं, ये इसके गवाह हैं। जब बड़े पहलवान लड़ते हैं तो स्मॉल प्लेयर्स के लिए जगह नहीं बचती। पब्लिक कह देती है कि कुछ दिन आप आराम कीजिए। चित्रा, ये 29% आपके लिए बड़ा उत्साहवर्धक तो हो सकता है। मेरे लिए तो देखना ये दिलचस्प होगा कि जब मैं अपनी गाड़ी अंबाला के जब आगे बढ़ाऊं तो ये 29% 29 ही रहता है, 31 होता है, या घसक करके 2-3 पे चला जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा मेरे लिए अब देखना। लेकिन इन आंकड़ों को कैसे देखती हैं आप? मैं देखती हूँ कि जिस पार्टी ने अभी पूरी तरह से अपने आप को यहाँ पर एस्टैब्लिश नहीं करा, पूरी तरह से अपनी जो अपनी शक्ति है उसको पूरी तरह से आजमाया नहीं यहाँ पर, वहाँ से अरविंद केजरीवाल जी को एज अ CM फेस 29% मिलना लोगों की, मैं समझती हूँ, उम्मीद को झलकाता है।
और ये भी झलकाता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने विश्वास भी जीता है कि वे डिलीवर और डिलीवर कंसिस्टेंटली। और ये जो 29% है कहीं ना कहीं 33% से लिंक्ड है। जो ये 33% एक बहुत सही शब्द राजकुमार जी ने यूज किया कि सिस्टम इज फेलिंग। ये पार्टी पे पार्टी, पार्टी पे पार्टी पर वही भ्रष्टाचार, वही लूप होल्स, वही जो हम कहेंगे लोगों का गाड़ी कमाई को साइफन उसको चूस लेने का एक तरीका जो बना हुआ है, जो हमारा सारा कुछ इस रास्ते से निकाला जा रहा है, डेवलपमेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है हमारा पैसा और एफर्ट। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि ये लोगों में एक उनके पास ऑप्शन आ गया है। एंड द मोर दिस ऑप्शन परफॉर्म्स इन पंजाब, द मोर दिस नंबर यू विल सी ग्रोइंग। आप साउथ की तरफ आते आते आपको आंकड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे। चलिए देखेंगे, ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओपनिंग एपिसोड है ये अंबाला का, आगे देखना और दिलचस्प हो जाएगा। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, रिमोट साइड में रखिए। और अगर आपका पॉलिटिक्स से कोई वास्ता है तो एक गिलास पानी और बीपीपी गोली। ये 33,000 वोल्ट वाला शो है, ऊपर नीचे हो जाता है सर, अक्सर हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो अब आपको ये बताएंगे कि अंबाला यानी हरियाणा में अगर आज चुनाव हो जाए तो अंबाला जिले में वोट परसेंटेज क्या हो सकता है और किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। अब भी नहीं रखा, रख लीजिए, एक छोटा सा ब्रेक। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं जनता टीवी पे। हमारे साथ ये खास कार्यक्रम नाम है पब्लिक थर्मामीटर, यानी हरियाणा के सियासी तापमान को परखने का, समझने का ये एक दौर है। और ओपनिंग एपिसोड है अंबाला जिले से। 4 सीटें, जहां पिछले चुनाव में 2 सीटें कांग्रेस के पास और 2 बीजेपी के पास थी। हालांकि 2014 में 4 की 4 सीटें बीजेपी के पास थी। बहरहाल आंकड़े आ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। और ये अगले हम आंकड़े पे जाएं उसके पहले जरा ये मुलाना का लव लेटर पढ़ देते हैं। मुलाना में कह रहे हैं कि एमएम यूनिवर्सिटी में करीब 20,000 स्टूडेंट हैं और सर हमारी दिक्कत यह है कि यहाँ हमारे पास बस स्टैंड की कोई सुविधा नहीं है। अपने कार्यक्रम में इस मसले को जरूर उठाइए। पानी की निकासी नहीं है और सीवरेज नहीं है। ये बीजेपी जेजेपी वालों से पूछिए, बीजेपी के मेहमान है नहीं, जेजेपी वालों से पूछ लूंगा। बिजली वितरण निगम सब डिवीजन ऑफिस 3 साल से पहले हुआ था, अच्छा पहले पास हुआ था, लेकिन बिल्डिंग ना होने की वजह से अभी भी अधर में लटका है सब डिवीजन का काम। और अंबाला से जगाधरी NH 73 साहा से हामिदपुर तक नहीं हुआ है 4 लेन, 6 किलोमीटर रोड सिंगल लाइन है। और मुलाना CH को हरियाणा की पहले नंबर का खिताब मिला, लेकिन स्टाफ की वजह से मरीजों को कहीं और जाना पड़ता है। ये है मुलाना विधानसभा में कांग्रेस के वरुण चौधरी के विधायक बनने से आज तक विकास के कार्य जिस गति से होने चाहिए थे हुए नहीं। हमने बीजेपी वाले को बदल के कांग्रेस को वोट दिया था। सर ये जरूर पूछिएगा, तो आपसे ही पूछ लेता हूं सर। अगर हम मुलाना विधानसभा की बात करते हैं जी, तो जो हमारे वहाँ के विधायक हैं वरुण मुलाना जी, उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड मिला जी विधानसभा और वहाँ में। के हेल्थ सेंटर को भी सर्वश्रेष्ठ का मिला था खिताब। वहाँ के मुद्दों को लगातार विधानसभा में उठाने के लिए आप अगर अखबारों को देखेंगे तो निरंतर हर मुद्दा जो जनता का है वो उठाते रहते हैं। लेकिन सरकार की जो वहाँ पे एक तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स हम कह सकते हैं, हल्के को लेके कि हल्के ने कांग्रेस का नुमाइंदा चुना, तो वहां पे सरकार की लीस्ट प्रायोरिटी है डेवलपमेंट को लेके। कोई भी मुद्दा अगर सरकार के पास जाता है वो रिटर्न में जाता है, लेकिन कोई भी सरकार की तरफ से जवाब। ये आपकी सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास। जी बिल्कुल, ये आरोप कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब पे लगा करता था। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार ने जो भी विकास किया समान विकास किया है। हर जिले के अंदर जो भी कार्य किया है बराबर से किया है। किसी भी जिले को छोटा या बड़ा, मुलाना तो आते ही जाते होंगे ना। जी आ जाते हैं। तो ये लोग तो लोकतंत्र में जनता जनार्दन है सर। नहीं, मैं समझता हूँ जनता जनार्दन और ना ये किसी से डरती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखो इसके अंदर क्या होता है कि पूरी जनता कुछ ना कुछ, जो ओपोजिशन वाले थे वो तो अपना रुख दिखाएंगे कि काम नहीं हुआ।
ठीक है, उसके अंदर परसेंटेज भी तो देखिए ना, अरे कितने सर, ये परसेंट लोग जो ऑपोजिशन कहते थोड़ी हैं। है, जी। ये तो लोकतंत्र का मालिक है जिसने लव लेटर भेजा है आप लोगों के नाम, नहीं ठीक है, बिल्कुल है ना। ये वही लोग हैं सर जो वोट देते नहीं, हैं, मैं वही बता रहा हूँ ना, ये इसके जो अंदर भी नेता जो को बड़ा और छोटा बनाते हैं अपने वोट से। जी जी जी, तो इन्होंने भी जो ये आपको जो भेजा है, कितने परसेंट लोगों ने भेजा होगा ये? परसेंट का मतलब परसेंट नहीं समझा मैंने। जैसे ये तो जब टीम जाती है तो वहां के लोगों से मिलती है, ठीक है। जो अधिकांश लोग जो जिन समस्याओं की बात करते हैं वो लिखे। अगर सबकी बात लिखने लगे सर तो एक देखो, हफ्ता तक मैं लिखते ही वही रह कहता हूँ, जाएंगे। सरकार कोई भी आई, कोई आपने नहीं देखा होगा हाँ। कि सारे के 100% लोग उसमें खुश हो जाएं, क्योंकि जो सर, ऑपोजिशन है, यार, ऑपोजिशन को सर, तो मुद्दा सर, उठना चाहिए। सर ये आप समझे नहीं, ये खुश होने का मसला नहीं। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा 6वां सवाल था, अगर आज चुनाव हुए तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? इस सवाल के जवाब में रुझान सामने आए। उसके मुताबिक अंबाला जिले में बीजेपी को 35 से 41% वोट मिलने की संभावना है। वहीं जेजेपी के खाते में 2 से 6% वोट जा सकते हैं। कांग्रेस को मिलने वाले वोट प्रतिशत की संभावना 20 से 24 हो सकती है। आईएनएलडी को 1 से 5% मत मिल सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की झोली में 20 से 24% वोट जा सकते हैं। अन्य के खाते में 7 से 11% वोट मिलने की संभावना है। तो 3% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है और साथ साथ में इस पैनल में जो लोग हैं और जो दर्शक हैं उनको भी अपडेट कर दो। पिछले चुनाव में जो 2000 जो आखिरी चुनाव हुआ विधानसभा का, बीजेपी को इस डिस्ट्रिक्ट में जो चारों हल्के मिलाकर के एवरेज निकालेंगे तो 41% वोट मिले थे। जेजेपी को 5% मिले थे, कांग्रेस को 26% मिले थे, आईएनएलडी को 1% मिले थे, आम आदमी पार्टी को 0.5 है। 0.5 को भी मैंने वो किया, मतलब 0.4 या समथिंग टाइप से था। और जो इंडिपेंडेंट 36% वोट तो 2 लोगों को मिल गया था। अगर आप उसको एवरेज कर देंगे 4 में तो वो 18 हो जाता है। बाकी जो अन्य दूसरे कैंडिडेट थे उनको 9% वोट मिला था, यानी कि 18 और 9 27 हो जाता है। जो दूसरे इंडिपेंडेंट या जो दूसरी पार्टियों में बीएसपी और तमाम दूसरी पार्टियां, 3% लोग कह रहे हैं कि उनको नहीं है, लेकिन नोटा वहां पिछली बार मिला था 0.5। अब ये एक आंकड़ा सामने आ रहा है, लेकिन मैं इस आंकड़े पे जाऊं उसके पहले मैं कंबोज साहब को सिर्फ ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो हमारा सिस्टम होता है, हम सभी लोगों से जितना पूछ सकते हैं पूछते हैं, उसमें से जो मैक्सिमम लोग जिस समस्या की बात करते हैं हम उसको यहाँ पर दर्ज करते हैं। इसमें कोई परसेंटेज का नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये समस्याएं वहां हैं या नहीं है, ये लोगों का दर्द है। और सर हम चुनते हैं ना आप लोगों को कि आप जाओ आप सरकार बनाओ तो हमारे लिए काम करो, इसलिए ये जो लव लेटर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। अगर ये वन साइडेड लव हो गया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर सफल प्रेम कहानी बनानी है तो डबल साइडेड होना चाहिए। इधर की मोहब्बत और आपकी मोहब्बत दोनों मिलकर के चलनी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा सर पॉलिटिक्स में। बहरहाल ये जो आंकड़े हैं, राजकुमार सिंह जी आपसे ही पहले शुरू करता हूं, जरा समझाइए कि आंकड़े क्या है और आपको क्या समझ में आता है। देखिए, चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी लगभग नीचे जा रही है, 35 से 41 तक बरकरार है। पिछली बार 41% था। हाँ, पिछली बार 41, लेकिन डाउनफॉल है। डाउनफॉल है जी। लेकिन उस डाउनफॉल में आप देखें हैं कि फायदा किसको मिल रहा है। सबसे बड़ी गेनर है आप। जेजेपी भी लूज कर रही है, 2 से 6% मिल रहा है, पिछली बार 5% मिला था। कांग्रेस भी लूज कर रही है। लूज, हाँ लूज गेन दोनों मान सकते हैं। 20-24 था, हाँ, लेकिन 26 था तो कुछ ना कुछ तो लूज है। लूज। हाँ अपोनेंट तो लूज ही है। कहीं गेन कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी। तो मैं जो कहना चाह रहा था शुरू में भी कि आम आदमी पार्टी को कोई अपनी क्रेडिबिलिटी पर या किसी परफॉर्मेंस पे वोट नहीं मिलेगा। जो हम लोग बात कर रहे थे कि पंजाब या दिल्ली, जो बाकी मेन प्लेयर्स हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनसे जब लोगों का मोह भंग होगा वो वोट शिफ्ट होगा। पंजाब में भी आप देखें, मेरा मानना, लोग कहते हैं इलेक्शन हुआ, मेरा मानना है पंजाब में जो कुछ हुआ उसके लिए सही वर्ड है रिजेक्शन। जब आपको रिजेक्शन भी नहीं सर, मैं तो कई कार्यक्रम में कह चुका हूं कि सिलेक्शन हुआ है। दे हैव सेलेक्टेड समबडी और उसी में ऑटोमेटिक रिजेक्शन हो गया। मतलब
लोगों का मोहभंग इतना ज्यादा था कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी पर जिसके कोई पास्ट परफॉर्मेंस पंजाब में नहीं था, ऐसे नेता पर जिसका पंजाब से कोई जुड़ाव नहीं था, दांव लगाया और ऐसा दांव लगाया 3/4 मेजोरिटी। बहुत संक्षेप में रिएक्शन कांग्रेस पहले। मैं ये कहना चाहूंगा भी क्योंकि इसके तुरंत बाद हम जो सरकार के ग्राफ की बात करते हैं, हाल ही में अभी नारायणगढ़ में कमेटी के चुनाव हुए, बीजेपी के कैंडिडेट को लगभग 1000 वोट से हार का सामना करना पड़ा, जबकि पिछले समय में कार्यकाल में बीजेपी की ही वहां पे एमसी कमेटी थी। क्या कारण रहा कि जनता ने इनको नकार दिया? कि ये डिलीवर करने में फेल हुए, डेवलपमेंट के मुद्दे पे फेल हुए। और जो हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, चौथे नंबर पर 1000 वोट के लगभग सिर्फ 13000 वोट में से आम आदमी पार्टी को मिले। तो जनता, और जो जीता है वो कांग्रेस समर्पित है। तो हम कहेंगे भी हर विधानसभा में ये इलेक्शन आज हमारे को साबित करता है कि जनता का मूड क्या है। अभी तो पंचायत चुनाव भी है सर, उसमें भी बहुत कुछ पता चलेगा। हमारा वाला तो वही है जो क्लास में मास्टर साहब जो क्लास टेस्ट लेते हैं, हमारे वाले पे ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है। INLD मेरा तो ये कहना है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पिछले चुनाव में लगभग 1.5% के आसपास थी, और अभी जो करंट में हमारा ये इलेक्शन हुआ है, इसमें हमने सिंबल पे चुनाव लड़ा है। इस इलेक्शन में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ही अपने गढ़ को बचाया है। चाहे खट्टर साहब करनाल में हार गए, हुड्डा साहब रोहतक में हार गए, दुष्यंत उचाणा में हार गए, और इनके जितने मंत्री बीजेपी के सब इलाके में हारे हैं। अगर कोई जीता तो अभय चौटाला जी ने, चाहे डबवाली है चाहे रानी जाएंगे ना, जब सिरसा जाएंगे तो बात करेंगे। चित्रा जी मैं आपके पास आता हूँ, उसके पहले जेजेपी, ये बीजेपी का भी पक्ष अगर रख सके आप, अगर आपकी अंतरात्मा कहती है, क्योंकि आजकल अंतरात्मा का खेल ज्यादा हो रहा है। मैं एक बात अगर अंतरात्मा कहती है कि बीजेपी को डिफेंड कर दीजिए तो कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे जी। लोगों का मन होता है ना जी, जो वायदे लोगों से किए जाते हैं वायदे पूरे होने चाहिए। मैं नहीं कहता कि हमने जितने भी वायदे लोगों से किए थे तकरीबन एक एक करके पूरे कर रहे हैं। चाहे वो 75% नौकरियों का मुद्दा था, हमने पूरा किया। दुष्यंत जी ने उस मुद्दे को पूरा करके लोगों के बीच में एक अपने युवाओं के अंदर एक पैठ बनाई है, ताकि लोगों के अंदर विश्वास बने कि जो कहा है वो किया है। तो इसी प्रकार से चाहे वो समान विकास की बात हो, अगर हम लोगों के काम कार्य जो है, जो उनके मुताबिक हम जो वादे करके आए वो पूरे करेंगे, तो क्यों नहीं लोग अगला चुनाव साथ मिलकर के लड़ने में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा या अलग अलग? ये पार्टी हाईकमान के ऊपर की बात है। ये तो जो हाईकमान डिसाइड करेगा। बूंद बूंद से सागर, बूंद बूंद से दरिया, बूंद बूंद से सागर। तो आप भी जेजेपी के एक बूंद हैं, ये बूंद क्या कहता है? नहीं, हम तो अपने हाईकमान के साथ हैं, जो हाईकमान डिसीजन लेंगे ऊपर से हम उनके साथ हैं। अच्छा जी, ठीक है सर। चित्रा जी, ये जो 20 से 24 है, मैं इसको इस रूप में क्यों ना देखूं कि जो 36% वोट आपको और आपके फादर को जो मिला, ये वही ट्रांसफर है या आम आदमी पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है? मैंने पहले भी ये बात कही कि मैं इनमें दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करूंगी, एक पार्टी की परफॉर्मेंस और ये कहना कि आम आदमी पार्टी को जो है मात्र किसी के रिजेक्शन के बाद ही वोट मिलता है या कोई नीचे जाता है तो आम आदमी पार्टी ऊपर उठती है। मैं इससे थोड़ा सा काउंटर करूंगी। आम आदमी पार्टी ने 3 कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दिल्ली में दी हैं एंड आज भी गोइंग स्ट्रॉन्ग। कृपया ध्यान दें, अगर आज चुनाव हुए तो जिले के रुझान की क्या संभावना है? जिले की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीटें मिलने की संभावना है। अंबाला के लोगों के रुझान के मुताबिक जेजेपी को जिले में अपना खाता खोलने के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। कांग्रेस के खाते में 1 से 2 सीट जा सकती हैं, तो जिले में INLD को अभी और तैयारी करनी होगी। सर्वे के रुझान के मुताबिक अंबाला में आम आदमी पार्टी का खाता खुल सकता है, अन्य के लिए संभावनाएं कम हैं। ये एक सीट प्रोजेक्शन था, अब हम इस पे जरा आ जाते हैं। लेकिन चित्रा जी, अब ये सीट प्रोजेक्शन भी आ गया, बहुत टफ फाइट है जो दिख रहा है और वो आंकड़ों में शुरू से दिखना शुरू हो गया। जब आपके वोट परसेंटेज हैं वहां भी देख लीजिए, जो CM फेस है वहां भी देख लीजिए, तो एक्सपेक्टेड था कि ऐसा हो सकता है, कम से कम 1, अधिक से अधिक 2। यही स्थिति कांग्रेस की और वही स्थिति बीजेपी की, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के नुकसान का फायदा आम आदमी पार्टी को। बहुत क्विक रिएक्शन। मैं समझती हूँ कि
अभी 2 साल है। 2 साल हैं, बिल्कुल हैं। और हमारे वाले आंकड़े पे ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा, ये वो है जो क्लास में मास्टर साहब क्लास टेस्ट लेते हैं, हम समझते असली वाला तो चुनाव आयोग करता है जी। हम समझते हैं ये आंकड़े बहुत इंप्रूव होंगे इन आवर फेवर बाद उस समय तक जी। जो दिल्ली में परफॉर्मेंस रही है आम आदमी पार्टी ने कंसिस्टेंटली दी है। किसी बात को आज तक जुमला कह के अपना दामन बचाने की उन्हें जरूरत नहीं महसूस हुई। और पंजाब के अंदर भी जो है जैसे तरह से समय के साथ उनके सिस्टम पे कंट्रोल और जिस तरह से वो पुराने जो नेटवर्क्स उनको तोड़ते चले जाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस वहां पर भी दिखेगी। तो आई बिलीव ये जो रिप्लेसमेंट थ्योरी है, बियॉन्ड दैट वी माइट टर्न आउट, ऐसा भी होगा कि आम आदमी पार्टी एक बहुत ही पॉजिटिव विकल्प लोगों के लिए रहेगी। और विलिंगली भाजपा को भी देखा हुआ है, कांग्रेस को भी देखा हुआ है, जनता का मैं समझती हूँ जो जनता का नुकसान हो रहा है, जो जिस तरह से आप मॉनिटरी ले लें, एजुकेशनल ले लें, अपॉर्चुनिटी ले लें, एम्प्लॉयमेंट ले लें, हेल्थ ले लें, जिस तरह से पूरा प्रदेश आज हमारा नीचे जा रहा है, उस नुकसान के चलते आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंसेस जो दिल्ली में और जो हमारी पंजाब में रहेंगी। और दिल्ली में एक रोजगार बजट जो भी लॉन्च हुआ है, इसके अंदर जब नौकरी के जनरेशन के रिजल्ट्स आएंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि दिस विल बी लोगों को सिर्फ मात्र ये नहीं होगा कांग्रेस ये हालांकि 2 साल है अभी, और पॉलिटिक्स और क्रिकेट में तो आखिरी गेंद तक इंतजार करना पड़ता है। 2 साल हैं, हुड्डा साहब को अभी मिला है पूरा फुल पावर, जैसे कैप्टन अमरिंदर को एक जमाने में मिला था पंजाब में, फुल फ्लेजेड अब खेलना शुरू कर रहे हैं। 2 साल है, लेकिन ये वॉर बिटवीन बीजेपी, कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी, अगर आम आदमी पार्टी आई तो या तो आपका नुकसान करेगी या बीजेपी का नुकसान करेगी, ये कैसे देखते हैं? मैं एक बात अभी जो हमारी बड़ी बहन रख रही थी मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा। अगर हम कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का कोई अपना एक पंजाब के इलेक्शन में एक अच्छा इफेक्ट रहा और भगवंत मान को जो सीएम प्रोजेक्ट करा, पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स वहां पे चली, तो फिर हम ये भी मानेंगे कि संगरूर बाई इलेक्शन में वो पर्सनैलिटी को लोगों ने नकार दिया। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा हरियाणा की। हरियाणा में आज कांग्रेस का संगठन पहले से ज्यादा मजबूत है। हमारे जिला प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं, जिला इंचार्ज। अच्छा, मैं ये भी बता दूं तमाम दर्शकों के लिए कि ये जो हमारा सर्वे किया गया है ये 18 जून से 18 जुलाई के बीच किया गया है जी। इसमें हमारा जो संगठन है वो पहले से ज्यादा मजबूत है। और हम बात करें मौजूदा अगर गठबंधन की, तो आज जेजेपी के अपने विधायक इनके जो कहते हैं पार्टी हाईकमांड के खिलाफत में उतर आए हैं। वो कहते हैं भी दुष्यंत चौटाला के पास ऐसी मशीन है जिसमें कागज डालते हैं और कागज गायब हो जाता है। अरे भाई, तो जेजेपी के तो विधायक हैं और सीएम के पास जाते हैं अपने इलाके के लोगों को लेकर के ज्वाइनिंग करवाने के लिए, ज्वाइनिंग बीजेपी में करवाते हैं। क्या इन आंकड़ों पे क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारा जितने हमारे 10 के 10 जो विधायक थे आज भी हमारे साथ हैं। कोई भी विधायक हमारा नाराज नहीं है। परिवार है एक। अच्छा, ये हम लोग मतलब जैसे होता है ना, वो देखते होंगे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, किसी किसी की आवाज निकालते हैं, कुछ एक्टिंग, ये तो मतलब वो हम लोग मीडिया वाले लोग अपना कभी ईश्वर सिंह का, कभी इसका, कभी उसका हम लोग करते हैं। देखो, एक परिवार है, परिवार में तो थोड़ी बहुत नाराजगी कहीं ना कहीं ये पहले लाइन में चलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे जो विधायक हैं कि पार्टी से किसी अकेले में मिलते हैं, अकेले में मिलते हैं सभी लोगों से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों मिला नहीं कीजिए, अभी आके कभी कान में बात किया कीजिए और थर्मामीटर ऐसे लगाइए कि टेम्परेचर बाहर वाले को दिखाई ना पड़े, तब समझ में आएगा कि टेम्परेचर कितना ऊपर और कितना नीचे चल रहा है। अरे कहीं कहीं तो आप लगाएंगे थर्मामीटर तो मरकरी थर्मामीटर के बाहर फाड़ करके तोड़ करके बाहर आ जाएगा, इतनी गर्मी है आजकल। बहरहाल जी, आईएनएलडी आपका फोकस नहीं है इन इलाकों में? नहीं, मतलब सिरसा, फतेहाबाद, मतलब उधर ही नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सरकार के समय में भी, चाहे अंबाला कैंट रहा, सीटी रहा, वहां पहले से ही कमजोर रहा है। नारायणगढ़ और मौलाना की सीटें पहले इंडियन नेशनल लोकदल जीती थी जब लोकदल एक था। बिखराव के बाद ये स्थिति पैदा हुई है। हम संगठन को मजबूत करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, सरकार की नाकामियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और संगठन को मजबूत करके जनता विश्वास पैदा करेंगे। बहुत संक्षेप में राजकुमार जी, मैं एक एक सवाल आपसे करूं। आंकड़े सब आपने देख लिए। निर्मल चौधरी फैक्टर अंबाला, आपने दो तीन बार इशारा किया जी। आंकड़ा देखें, जो कांग्रेस का वो वोट परसेंट जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं 20 से 24 है, आम आदमी पार्टी का 20 से 24 है। और पुराना वाला भी बता ही दिया था सर। इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, क्या हो सकता है। लेकिन
अगर आम आदमी पार्टी का यही वोट प्रोजेक्शन अंबाला के आगे पीछे भी रहता है तो मानना चाहिए आम आदमी पार्टी का है। बहुत इंटरेस्टिंग Otherwise, होगा। हाँ चित्रा सरवारा और निर्मल सिंह का है। ठीक है। तीसरी बात तो अगर आप इजाजत दें, दो छोटा कमेंट। हाँ जो आंकड़े सीटों के प्रोजेक्शन है, बीजेपी के लिए अलार्मिंग साइन है, कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, आम आदमी पार्टी के लिए उम्मीद है। हरपाल कंबोज जी परिवार बता रहे थे जज्बा को, याद रखिएगा परिवार के टूटने से ही जज्बा बनी है। तो परिवार को परिवार की तरह रखना भी बहुत जरूरी होगा। ये हुडा वर्सेस सैलजा, मैंने अभी कहा था कहानी खत्म तो हुई आने नहीं वाले है। वक्त में कांग्रेस में समीकरण बदलेंगे हाँ। और विकेट गिरेंगे और उसका खामियाजा कांग्रेस को अगर भुगतना पड़ा तो आम आदमी पार्टी को उसका सीधा फायदा। एक आखिरी सवाल, अंबाला में बिना इस सवाल के कहानी पूरी नहीं होगी। अंबाला की एंट्री ऑफ विनोद शर्मा थ्रू कार्तिकेय शर्मा। कार्तिकेय शर्मा का जाना राज्यसभा में और उनके पिताजी का अंबाला में एक्टिव रहना, हालांकि बीच में एकदम स्थिति खराब हो गई, लेकिन वापसी रिवाइवल है ना। मुझे याद है कि विनोद शर्मा को बीजेपी में लेना चाहते थे, कुछ कारणों से फिर वो नहीं गए, तमाम तरह की वो इतिहास भूगोल है। लेकिन एंट्री ऑफ विनोद शर्मा, अभी जब कार्तिकेय शर्मा जीते तो मोटरसाइकिल यात्रा कहाँ निकली? वो अंबाला में निकली। उसको कैसे देखते हैं उनकी माताजी भी अंबाला में एक्टिव है। जी मेयर है वहाँ। हाँ मेयर है जी। तो कुल मिलाकर के अंबाला की राजनीति में आने वाले चुनाव में विनोद शर्मा की छाया आपको नजर पड़ेगी, प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो। ज्यादा संभावना अप्रत्यक्ष होगी, लेकिन वो दिखेगी और उसका असर कहीं ना कहीं तीनों बड़े प्लेयर्स की राजनीति पर पड़ेगा। चलिए, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। और ये पहला एपिसोड था और अंबाला जिले से हमने कहानी शुरू की है। अंबाला में आम आदमी पार्टी के लिए जो रुझान आ रहे हैं वो उत्साहवर्धक हैं, लेकिन हमारे और आपके लिए देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी के प्रति जो रुझान अंबाला में आ रहे हैं, जब हम गाड़ी लेकर के आगे बढ़ेंगे तो क्या ये वही कंटिन्यू करेगा या सिर्फ ये अंबाला की कहानी है। लेकिन सचेत हो जाना चाहिए दोनों पार्टियों को, जो मुख्य तौर पर है या सबको। कई बार जब लड़ाई बड़ी हो जाती है और अगर 1-to-1 फाइट की स्थिति हो जाती है तो जो दूसरे अहम प्लेयर्स हैं वो भी रेस के बाहर हो जाते हैं, और इसका गवाह एक चुनाव नहीं 1000 चुनाव होंगे। आप दिल्ली देख लीजिए, यूपी का चुनाव देख लीजिए, पंजाब चुनाव देख लीजिए। पंजाब में बड़े बड़े तुर्रम खां इस बार हार गए, दिल्ली में शीला दीक्षित हार गई थी, यूपी में देखिए बड़े बड़े लोग धाराशायी हो गए, बिहार की वही कहानी रही। सेंटर में जब चुनाव हुए तो वो भी जो आपको रुझान पिछले बार मिले वो भी आपने देख लिया। एक चीज और मैं साथ साथ जोड़ना चाहता हूं कि इस बहस में अब कई बार पंचायत के रिजल्ट, नगर निकाय के जो निकाय चुनाव हुए थे उसके रिजल्ट, वो तमाम बातें होंगी, लेकिन लोकसभा चुनाव का मिजाज और मूड, विधानसभा का मूड, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, इन सबों का मूड एक दूसरे से अलग होता है। एक दूसरे को समझने में थोड़ी सी सहूलियत मिलती है, लेकिन उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। उसका क्लासिक एग्जाम्पल जो रिसेंटली जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए उड़ीसा में, वह उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप लेकिन कई जगह पे रिपीट भी हुआ, लेकिन इसलिए इस सबको अलग रखना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अक्टूबर में सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं और सेनापति हर खेमे में तय हो चुका है। अब ये सेनापति 2024 तक बदलने वाले नहीं है, ये सब के सब वही रहेंगे। अगर कोई बड़ी घटना या दुर्घटना ना हो जाए तो ईश्वर ना करे, लेकिन ये सेनापति यही रहेंगे। इसलिए इस वक्त अब ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंकना जरूरी था, क्योंकि ये आधार होगा 2024 को समझने का। तो लगातार ये दौर जारी रहेगा और कल फिर एक और जिले के साथ इसी वक्त हम फिर हाजिर होंगे और उस जिले के जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, जिनका वास्ता है, जो जानते हैं उस इलाके को बखूबी, वो सब हमारे साथ इस स्टूडियो में होंगे। तो लगातार बने रहिए जनता टीवी के साथ और बीपीसीपी की दवा खाते रहिए, अगर कुछ है गड़बड़ तो। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।